सो टेस्ट 58 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल पेपर इजी साइड पर है। कैटेगराइज करने पे अराउंड 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट एप्लीकेशन के सिंपल कैलकुलेशन के फॉर्मूला बेस्ड हैं। 8 क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड 7 क्वेश्चंस को मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो ओवरऑल 160 प्लस स्कोर अचीवेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो एक्सरे की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन है और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गिवन है तो एक्चुअली मैक्सिमम एनर्जी विल करस्पॉन्ड टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो ई मैक्सिमम इज hc by lambda minimum या lambda threshold, lambda cutoff. So 1240 nanometer electron volt upon lambda min. Lambda min is given 45 into 10 to power minus 12 meter. तो नैनोमीटर को कैंसिल करने पे ये हो जाएगा अपना 1240 अपॉन 45 इंटू 10 to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट अराउंड 27.5 इंटू 10 to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 2 पॉइंट मास है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्मूथ सर्फेस पर रखे हुए हैं, शार्प इम्पल्स इम्पार्ट किया है, वेलोसिटी ऑफ 10 kg मास। तो गाइस 10 kg मास को जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग ही हो पाएगा, टेंशन फोर्स के थ्रू इम्पल्स इम्पार्ट होगा। तो इम्पल्स का जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है स्ट्रिंग के अलॉन्ग वो ही स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट करेगा और उसी से 10 किलोग्राम मास को इम्पल्स इम्पार्ट होगा। तो स्ट्रिंग का इम्पल्स का स्ट्रिंग के पैरेलल जो कंपोनेंट है दैट इज I cos 60 और उसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स एक साथ स्ट्रिंग के पैरेलल मूव करेंगे। सो 10 + 5 इंटू वी along the length of the string, इसको मैं V parallel बोल रहा हूँ। So V parallel is I which is 10 into cos 60 which is 0.5 upon 15, so that is 5 by 15 meters per second। तो 10 kg मास की जो वेलोसिटी आ रही है that is 1/3 meters per second। ट्रिपल स्टार कैटेगरी में डालेंगे। 10 kg स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग मूव करेगा, 5 kg स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग भी और स्ट्रिंग के नॉर्मल भी मूव करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रिपल स्टार कैटेगरी में ये क्वेश्चन रहेगा। Car turns a corner with speed 10 meters per second. Friction coefficient is this. The minimum radius. तो मिनिमम रेडियस के करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे μs mg इज इक्वल टू mv²/r। सो हमें चाहिए मिनिमम रेडियस, सो r मिनिमम इज v²/μg। सॉल्व करने पे 20 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। At temperature 30, the susceptibility is this. Its susceptibility at 333 is. So susceptibility is related to the temperature as x is proportional to 1 upon capital T. So we can find out x2 upon x1 is T1 upon T2. Guys, T1 is 273 plus 30 which is 303 and 273 plus 333 that is 606। तो सॉल्व करने पे हम लोग निकाल लेंगे। सिंगल स्टार कैटेगरी में क्वेश्चन रहेगा, इजी क्वेश्चन है। वायर की रेडियस दे रखी है, रेसिस्टिविटी गिवन है, करंट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और लेंथ पूछा है। तो हमें सिंपली V बराबर I इंटू आर विच इज़ ρl/a। तो L के लिए हम लोग रीअरेंज करें, सो वोल्टेज इंटू πr² अपॉन रो इंटू करंट, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करने पे 90 आ जाएगा। तो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, सिंगल स्टार कैटेगरी में ही जाएगा। द पावर डिसिपेटेड इन द एडजेसेंट सर्किट, सो वी नो पावर इज P average is Vrms which is V0/Z, IRMS which is Vrms IRMS। सो V0 एक बार दोबारा से देखते हैं हम लोग। P average is Vrms IRMS cos phi। So P average is Vrms which is V0/√2, IRMS which is V0/√2 upon Z into cos phi which is R/Z. So this is V0²/2 into R upon Z². So Z² is 3R minus R का स्क्वायर प्लस R²। दिस इज Z²। सॉल्व करने पे हमारा V0²/10R आ रहा है। तो सॉल्वेबल बट फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए मॉडरेटली डिफिकल्ट अपन इसको बोल रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं जिनके बीच में σ1 σ2 दो डायलेक्ट्रिक्स हमारे फिल्ड हैं। रीजन बिटवीन द स्फीयर्स फिल्ड विद 2 इंसुलेटिंग लेयर्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स और हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन बताना है। तो गाइज ये जो 2 डायलेक्ट्रिक्स फिल्ड हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज इक्वल टू 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज। एक
R1 से लेके R1 प्लस D1 तक एक कैपेसिटर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और एक R1 प्लस D1 से लेके R2 तक दूसरा कैपेसिटर है, और ये दोनों सीरीज़ में है। तो दोनों में वोल्टेज जो है वो 1/R से डिक्रीज़ होगा अलग अलग रेट से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/R² से डिक्रीज़ होगा। और 0 से R1 में एक्चुअली वोल्टेज कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ग्राफ ए में 0 से R1 में वोल्टेज वेरिंग दे रखा है, इसलिए इसको अपन रिजेक्ट करेंगे। और ऐसे ही हम लोग इसमें बी में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से R1 में अगेन वेरिंग दे रखा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो इसको भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। डी ऑप्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो दे रखा है 0 से R1 में, इसलिए अपन इसको रिजेक्ट करेंगे। एंड सी ऑप्शन में 0 से R1 में वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, फिर 1/R के साथ डिक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमें समझना है कि दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज C1 एंड C2। C1 की इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R1 प्लस D1, एंड C2 की इनर रेडियस R1 प्लस D1 एंड आउटर रेडियस R2, और डायरेक्ट्रिक्स K1 K2 हो जाएंगे, तो C इक्वलेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 स्टार कैटेगरी में रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख रहे हैं। सैटेलाइट्स है 3R और R हाइट पर है, यानी कि रेडियस 4R और 2R हो गई है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा ये। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन लें। Body cools from 50 to 40 in 5 minutes. Its temperature comes down to 100/3 next 5 minutes. The temperature of the surroundings is. तो गाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन हमें यूज़ में लेना है कि टेम्परेचर यदि θ1 से θ2 हो रहा है तो θ1 माइनस θ2 अपॉन T बराबर K θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। तो एक बार 50 से 40 के लिए हम लोग लिखेंगे, तो 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन 5 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40 डिग्री माइनस 100/3 डिग्री डिवाइडेड बाय अगेन 5 मिनट्स इक्वल्स के रेशो में कैंसिल हो जाएगा 50 प्लस 40 डिग्री बाय 2 माइनस θ0 अपॉन 40 डिग्री प्लस 100/3 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस θ0। अब इसको रीअरेंज करेंगे, हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 10/5 और नीचे है 120/10 और नीचे आ रहा है हमारे पास 20/3। 5 कैंसिल हो रहा है, 120 माइनस 100 20/3, और इधर हमारे पास आ रहा है 45 माइनस θ0 और नीचे है 120 प्लस 100 220/2 110/3 माइनस θ0। So this is 30/20, so 3/2 is equal to 345 minus θ0 अपॉन 110 डिग्री माइनस 3 θ0। गाइस इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो θ0 आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए मॉडरेटली डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल रहे हैं अपन। व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन रिड्यूस हो रहा है, सो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। लेंथ L of wire carries a current I. It is bent first to form a circular plane. Same length is now bent more sharply to give 3 loops. The magnetic field at the center caused by the same current. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि सेम वायर से हम लोग n लूप टर्न्स की लूप बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n² टाइम्स हो जाएगा। आप लोगों ने याद भी कर रखा होगा, और इसको हम लोग डिराइव करना चाहें तो B इज μ0 Ni अपॉन 2R. Now length is length of single turn multiplied by number of turns, so we can write radius as L upon 2 pi n, so μ0 Ni upon 2R can be written as L upon pi n, so this is μ0 I pi upon L into n square. So magnetic field is proportional to n square for a given length of wire for a circular coil. तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने 3 टाइम्स किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स हो जाएगा, बट क्योंकि स्टैंडर्ड थ्योरी का पार्ट है तो इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग डाल रहे हैं। 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली लॉन्च किया है एंड दे कोलाइड इन मिड एयर, उसके लिए कंडीशन निकालनी है। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें ये समझना है कि 2 पार्टिकल्स पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल्स का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, सो एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b विच इज g डाउनवर्ड्स माइनस g डाउनवर्ड्स विच इज 0। तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है।
अब यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट ये आता है कि ए बी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ बी को हिट कर रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है ए मूविंग यूनिफॉर्मली with respect to B will collide with B if velocity of A with respect to B is directed from A to B. Okay, this is important concept guys. A ये पार्टिकल है और B यहाँ पर है, तो B के रिस्पेक्ट में सो होल्ड द बी को रेस्ट पे मानिए। अब ए बी से यूनिफॉर्मली ट्रैवल करता हुआ तभी कोलाइड करेगा जब ए की वेलोसिटी बी की डायरेक्शन में हो, तो वी ऑफ ए रिलेटिव टू बी शुड बी अलोंग ए बी, देन ओनली ए विल कोलाइड विथ टू बी, कोलाइड विथ बी मूविंग यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए ए की वेलोसिटी, यदि ए की वेलोसिटी देखें तो ए की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इधर आ रहा है वी नॉट साइन थीटा 2 और इधर आ रहा है वी नॉट कॉस थीटा 2। और बी की वेलोसिटी देखें तो बी की वेलोसिटी इधर आ रही है के वी नॉट कॉस थीटा 1 एंड दिस इज के वी नॉट साइन थीटा 1। तो वी वांट वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी शुड बी डायरेक्टेड अलोंग ए बी, दैट मीन्स ए बी के नॉर्मल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। सो वी ए बी परपेंडिकुलर शुड बी जीरो, दैट मीन्स दोनों का हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होना चाहिए, दैट मीन्स वी नॉट साइन थीटा 2 बराबर के वी नॉट कॉस थीटा 1, सो के इज साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 1। फिर से दोनों पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डायरेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो बी से कोलाइड करेगा ए या ए से बी कोलाइड करेगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तभी होगी जबकि हमारा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटीज दोनों की सेम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है और आगे से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लर्न करना है, सीखना है अपने को। 13th क्वेश्चन हमसे टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लेंगे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग जो नेट पुलिंग फोर्स है वो mg साइन थीटा है। सो एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स विच इज़ mg साइन थीटा अपॉन टोटल मास विच इज़ g साइन थीटा अपॉन 2। नाउ आप जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है उस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कीजिए। सो t बराबर ma, सो mg साइन थीटा बाई 2। ओके, मैंने एक्चुअली इस सिस्टम को स्ट्रेट करके विजुलाइज किया है कि ऐसे आप इस सिस्टम को स्ट्रेट विजुलाइज कर लीजिए। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो बाहर से पुलिंग फोर्स लग रहा है वो केवल mg साइन थीटा लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली लिख लिया एक्सेलरेशन इज mg साइन थीटा अपॉन टोटल मास। तो हम लोग इसको मॉडरेटली डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो गाइज हमें मालूम है कि VRMS जो है दैट इज 3RT बाई एम नॉट, 3RT बाई एम नॉट, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज 2RT बाई एम नॉट, एंड जो V एवरेज है दैट इज 8RT बाई पाई एम नॉट, 8RT बाई पाई एम नॉट। सो VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। और V मोस्ट प्रोबेबल कहाँ पे होगी? जहाँ पे ग्राफ का पीक होगा। तो इसीलिए देखिए डी ऑप्शन में V मोस्ट प्रोबेबल जहाँ पे ग्राफ का पीक है, देन V एवरेज एंड देन VRMS। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख रहे हैं। Two masses m1 and m2, when the masses are in equilibrium, m1 is removed, find the angular frequency of oscillation of m2। तो केवल m2 ऑसिलेट कर रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज k बाय m2, क्योंकि m1 तो रिमूव हो चुका है। सो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। लाइट ऑफ दिस फॉल्स ऑन वर्क फंक्शन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो k मैक्स इज 0.6 eV, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट, तो ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज दिस, होल इज मेड, द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम यूनिट्स देखिए कि यूनिट्स में हमें मास फ्लो रेट गिवन है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q विच इज़ वॉल्यूम पर सेकेंड इज एरिया इनटू स्पीड, एरिया इज गिवन एंड स्पीड इज √2gh। हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, इजी कैलकुलेशंस हैं, तो हम लोग इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रखेंगे। A prism has a refractive angle of 30. When placed in the position of minimum deviation, it produces a deviation of 30 degree. The angle of incidence is. तो guys जब minimum deviation हो रहा है तो R और R' आपस में बराबर होंगे, which is equal to a by 2
सो दैट इज़ 30 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म अपने को 30 डिग्री ये हो गया, एंड डिविएशन अपने इट प्रोड्यूस डिविएशन ऑफ 30 डिग्री. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, so I plus I dash minus A is equal to delta min. एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, R और R dash की ज़रूरत नहीं थी. मिनिमम डिविएशन में I और I dash सेम होंगे, सो 2I इक्वल्स A प्लस डेल्टा मिन. तो यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा. सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेम मास रेडियस, सेंटर ऑफ मास अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास एंड प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट. वंस द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स लेट v1 v2 विद द लीनियर स्पीड्स. तो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, आगे से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कैरी करना है. गाइस, कोई भी राउंड शेप की बॉडी है उसको आप इनिशियली कुछ स्लिपिंग की कंडीशन प्रोवाइड करके छोड़ोगे, जैसे यहाँ पे केवल ओमेगा नॉट दे के छोड़ा है. तो ऐसे में इमीडिएटली फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, और फ्रिक्शन ओमेगा को और वी को तब तक चेंज करता रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन जब तक कि v बराबर ओमेगा आर सेटिस्फाई नहीं हो जाए, यानी कि सिस्टम प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं कर दे. आप एक राउंड शेप की बॉडी को इनिशियली कुछ भी कंडीशन दीजिए कि स्लिपिंग हो रही है, इमीडिएटली फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा काइनेटिक, और वो तब तक लगता रहेगा, तब तक ओमेगा और वी को चेंज करता रहेगा जब तक कि प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाए. और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी. तो फिगर में आप देख सकते हैं 0 से T0 के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, एंड T0 ऑनवर्ड्स बॉडी इंडेफिनिटली रोल करती रहेगी, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा. इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्योंकि बॉडी पे जो ड्यूरिंग द स्लिपिंग फ्रिक्शन एग्जर्ट हो रहा है वो हमारा पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. गाइज, रोटेशन कम ट्रांसलेटरी मोशन में जब हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है तो वी राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस MRCM क्रॉस VCM. इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ CM अबाउट द गिवन एक्सिस. तो हमें पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है. तो L इनिशियल में देखिए, L इनिशियल में ICM ओमेगा. सो फॉर सॉलिड स्फीयर ICM omega is 2/5 mr square into omega naught प्लस MRCM क्रॉस VCM. तो VCM की वैल्यू 0 है, इसलिए MRCM क्रॉस VCM 0. दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. फाइनली बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr square into ओमेगा विच इज़ V/R. इसको V1/R बोल देते हैं, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ CM अबाउट गिवन एक्सिस. तो CM V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और CM की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से R है, सो प्लस MV1R. तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो V1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ओमेगा नॉट R/7. सो V1 इज़ 2 ओमेगा नॉट R/7. दिस इज़ V1. 2/5 mr square omega naught is equal to 7/5. So that is 2 omega naught R/7. This is the velocity. और ऐसे ही फॉर शेल देखें तो शेल के लिए 2/3 mr square omega naught plus 0 is equal to 2/3 mr square into V2/R plus MV2R. So this is 2/3 mr square into omega naught बराबर 5/3 MV2R. तो यहाँ से हमारे V2 की वैल्यू आ रही है 2 omega naught R/5. तो वी आर सीइंग दैट V2 इज ग्रेटर देन V1. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छी तरह से सीखना है. डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे. इफ वी ऐड इम्प्योरिटी टू अ मेटल दोज एटम्स आल्सो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर. तो इम्प्योरिटी मेटल में ऐड करने पे रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. तो ये थ्योरी का पार्ट है, याद रखना है अपने को, इसी क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा. Two vessels A and B contain two ideal gases A and B. The pressure of A being twice of B, density of A being this, the ratio of molecular weights. तो gases ideal gas की इक्वेशन हमें प्रेशर और डेंसिटी की टर्म्स में लेनी है. सो PM नॉट बराबर रो RT. तो गाइस दोनों में टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी अलग अलग है और प्रेशर अलग अलग है. सो और हमें निकालना है मॉलिकुलर वेट का रेशो. सो M नॉट इज प्रपोर्शनल टू रो अपॉन P. तो हम देख रहे हैं M नॉट A अपॉन M नॉट B. यदि रेसिस्टिविटी का रेशो देखें
तो रेसिस्टिविटी का रेशो गिवन है, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी का रेशो देखें तो डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, सो रो का रेशो 1.5 है। और प्रेशर का रेशो देखें, प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, सो दिस इज 2, सो 3/4। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको मैं मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नीदर डिमेंशन नॉट यूनिट, तो हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ना तो डायमेंशन है ना यूनिट है, सो सिंगल स्टार कैटेगरी में, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट इज, तो गाइस ये रिलेशनशिप हमें याद रखनी है कि जब हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटीज का रेशो है दैट इज I0 अपॉन 4I0 अपॉन 2n+1 पाई होल स्क्वायर। इस रेशो में इंटेंसिटीज रहेंगी, इस ऑर्डर में इंटेंसिटीज रहेगी, तो I1 is to I2 is to I3 and so on, so that is 4I0 upon pi square, then 4I0 upon 9 pi square, and then 4I0 upon 25 पाई स्क्वायर। तो इस तरह से रेशो रहेगा, सो दैट इज 1:4 अपॉन 1:4 9 पाई स्क्वायर, 1:4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 1:4/25 पाई स्क्वायर, यहाँ 4 हट जाएगा, सो दिस विल बी द रेशो। सो 23rd में डी ऑप्शन हम लोग करेक्ट रखेंगे। ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है कि भाई इस तरह से रिलेशनशिप रहेगी। सो मॉडरेटली डिफिकल्ट में हम लोग डालेंगे, two uniform wires of same material are vibrating under the same tension. First overtone of the first wire is equal to the second overtone of the second wire, and radius of the first wire is twice the radius of the second wire. Then the ratio of lengths of the first wire to the second wire. So हम nth हार्मोनिक का एक्सप्रेशन लिखें तो n √f और म्यू को लिखेंगे रो इंटू एरिया पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2l। तो यहाँ पे सेम वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन, सेम मटीरियल, रो सेम है एंड फ्रीक्वेंसी सेम है, n अलग अलग है, टेंशन सेम है, n रेडियस और अलग अलग है, और हमें लेंथ्स का रेशो निकालना है। देन द लेंथ रेशो इज, सो लेंथ इज प्रपोर्शनल टू n अपॉन r। सो L1 अपॉन L2, n का रेशो देखें हम लोग तो इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब n बराबर 2 एंड सेकेंड ओवरटोन ऑफ द सेकेंड वायर n बराबर 3 and radius of the first wire is twice the radius of the second wire, so radius का ratio 2:1, so that is 1/3। so थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, तो मॉडरेटली डिफिकल्ट की क्वेश्चन में डाल रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस वर्क डन इज, सो W एक्सटर्नल इज डेल्टा U, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी यानी कि W एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा। सो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे हम लोग इसको। Particle A has charge Q, B has charge 4Q. When they are allowed to fall from rest to the same potential difference, then the ratio of speeds. तो जो speed है half mv square, gain in kinetic energy is loss in potential energy. Now charge having the mass m when they are allowed, तो दोनों particles का each of them mass same है, चार्ज अलग अलग है, एक्सेडिंग वोल्टेज अलग अलग है, सो V इज प्रपोर्शनल टू √Q, स्पीड √Q के प्रोपोर्शनलिटी में आ रही है, रेशो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएंगे हम लोग। हैमर ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ नेल ऑफ मास स्मॉल m विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस इनटू अ फिक्स्ड वॉल, द नेल पेनिट्रेट्स। तो हैमर नेल को स्ट्राइक कर रहा है और उससे स्टिक कर रहा है, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें स्पीड नई निकालनी पड़ेगी। सो V इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, V इज इक्वल टू कैपिटल M U। सो V की वैल्यू आ रही है हमारी कैपिटल M U अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग यूज़ में लें तो हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V स्क्वेयर विच इज़ M स्क्वेयर U स्क्वेयर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K बराबर W, सो दैट इज़ माइनस F एवरेज इंटू X। तो यहाँ से हमारी F एवरेज की वैल्यू आ रही है M स्क्वेयर U स्क्वेयर अपॉन 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू X। सो M स्क्वेयर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये एज रहने दीजिए। U स्क्वेयर की वैल्यू 400
अपॉन 2 और x की वैल्यू 10⁻²। सॉल्व करने पे बी ऑप्शन आ रहा है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। एक तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ में लेनी है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन यूज़ में लेनी है, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ में लेना है। गुड क्वेश्चन। Consider the Earth as a uniform sphere. Imagine a smooth tunnel made through the Earth which connects any 2 points on its surface. Determine the time that a particle would take to go from one end to the other. तो this is part of standard theory कि यदि आप किसी planet जिसमें mass distribution uniform है, एक डायमीटर के अलॉन्ग या कॉर्ड के अलॉन्ग टनल डिग कर देंगे, तो विद इन द टनल मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√r/g के बराबर होगा। ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडर्ड कांस्टेंट होगा हैविंग वैल्यू 84.6 मिनट्स। ओके, यदि अर्थ में किसी डायमीटर के अलॉन्ग या कॉर्ड के अलॉन्ग टनल डिग करेंगे तो विद इन द टनल द मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक एंड द टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2π√r/g। तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, so from positive extreme to negative extreme, so time taken to move from positive extreme to negative extreme is half of time period, that is π/r/g, and small g की वैल्यू होगी हमारी gm/r², so this is r³/gm, so b is the correct option। सो मॉडरेटेड डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे और इस रिजल्ट को अपने को याद रखना है कि विद इन द टनल मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। टनल डायमीटर के अलॉन्ग भी हो सकती है, कॉर्ड के अलॉन्ग भी हो सकती है, एंड जो टाइम पीरियड है 2π/r/g है। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 84.6 मिनट्स है। 29th, बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिस, मैग्नेटिक लेंथ दिस, इट्स पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को अपने को चार्ज की तरह लेना है। सो जैसे Q/D इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, सेम वे में पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें पोल स्ट्रेंथ निकालनी है, स्मॉल m निकालनी है। सो कैपिटल M अपॉन 2L, कैपिटल M इज गिवन 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, सो 5 × 10⁻²। सॉल्व करने पे आ जाएगा, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा। इफ अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर अ सेल। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड, तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो x विच इज़ VAB/L। तो यदि हम लोग L बढ़ाएंगे तो जो हमारी x की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी। L बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और x डिक्रीज़ होगा तो सेम वोल्टेज अब ज़्यादा लेंथ पे बैलेंस होगा। सो द बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज। यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनॉइड LR is broken up into 2 identical coils and connected to a 12-volt battery, the time constant। तो गाइस जब हम सोलेनॉइड को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम है इंडक्टेंस इज μ0 स्मॉल n² AL, सो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। सो जो नया इंडक्टेंस होगा दैट विल बी L/2। सिमिलरली R इज ρL/A, सो प्रोपोर्शनल टू L। सो जो नया रेजिस्टेंस होगा एक पार्ट का दैट विल बी R/2। नाउ L इफेक्टिव क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सो L इफेक्टिव इज L'/2 विच इज़ L/4, और ऐसे R इफेक्टिव दोनों पैरेलल में है तो R'/2 विच इज़ R/4। सो टॉ इज L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव, L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव, सो अगेन दैट विल बी L/R, एंड L की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 × 10⁻⁴, एंड R की वैल्यू गिवन है हमें 6 ओम। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारा टाइम कांस्टेंट। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में रख रहे हैं, सॉल्वेबल है। बट 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन चार्जेस Q1 and Q2 ब्रॉट क्लोज टुगेदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइज ये भी स्टैंडर्ड थ्योरी का पार्ट है। यदि आपको नहीं आता है तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से लर्न करिए। ये हमारी 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। जब हम इनको Q1 और Q2 चार्जेस देंगे तो इन चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होता है कि आउटर मोस्ट फेसेस पे ऑन आउटर मोस्ट फेसेस charges are equal and have values sigma q/2। तो आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज जाएगा वो Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, ये आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज जाएगा। अब चार्ज कन्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ जो चार्ज बचेगा Q1 - Q1 + Q2/2, तो इस इनर फेस पे चार्ज होगा Q1 - Q2/2। एंड सेकेंड रिजल्ट ये रहता है कि ऑन इनर फेसेस, ऑन डायरेक्टली ऑपोजिट फेसेस
चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इनर फेसेस पे चार्ज आएगा, यदि यहाँ पे Q1 माइनस Q2/2 है तो इधर आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2। गाइस इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अज्यूमिंग Q1 ग्रेटर देन Q2, इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इनर फेसेस पे जो चार्ज है उसी की वजह से होगा। तो इस कैपेसिटर पे जो इफेक्टिव चार्ज है दैट इज Q1 माइनस Q2/2, दिस इज इफेक्टिव चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस विच इज C, सो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक अप्रोच ये है कि अपन चार्जेस को डिवाइड करें, इनर फेसेस पे चार्ज निकालें, जो इनर फेसेस पे चार्ज आ रहा है वही कैपेसिटर पे इफेक्टिव चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनर चार्ज की वजह से ही होगा। और वहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया Q इफेक्टिव अपॉन कैपेसिटेंस। ऑल्टरनेटली हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फील्ड डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो यहाँ बीच के रीजन में जो फील्ड होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फील्ड, जो बीच के रीजन में फील्ड होगा दैट विल बी Q1/2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। दोनों चार्जेस का फील्ड ऑपोजिट आएगा, तो Q1/2A एप्सिलॉन माइनस Q2/2A एप्सिलॉन। एंड क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ED के बराबर होगा, सो दैट इज Q1 माइनस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब गाइज A एप्सिलॉन नॉट बाई D C हो जाएगा, सो दिस इज Q1 माइनस Q2/2C। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्रोच से भी जा सकते हैं, या चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके और इफेक्टिव चार्ज निकाल के और कैपेसिटर पे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस Q/C के बराबर होगा। सो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, और आगे के लिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखना है यदि अपने को नहीं आता है तो। वेट ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सर्फेस इज दिस एट अ डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें मालूम है कि हाफ वे जाने पे G भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो वेट भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो डायरेक्टली रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। Metal rod Young's modulus Y expansion alpha such that its length remains constant, changing the temperature. If its temperature is raised by T, then thermal stress develop. तो guys ऐसे एक रॉड है, थर्मल स्ट्रेस की थ्योरी एक बार हम लोग रिकलेक्ट कर लें। ऐसे रॉड है जो कि टू रिजिड वॉल्स के बीच में लगी हुई है और वॉल्स यील्ड नहीं कर रही है, मतलब रॉड की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो रॉड में लेंथ में चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। जब भी किसी रॉड में टेम्परेचर चेंज की वजह से जितना लेंथ में चेंज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। और वो थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ओवरऑल चेंज इन लेंथ, और यदि एंड यील्ड नहीं कर रहे हैं, रिजिड हैं, तो बराबर जीरो। नाउ चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज L alpha delta theta plus change in length due to the stress produced is FL/AY बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से F/A की वैल्यू आ रही है अल्फ़ा डेल्टा थीटा Y। नाउ अल्फ़ा डेल्टा थीटा में यहाँ पे T गिवन है इनटू Y, सो C ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ गाइज। ऐसे ही यदि रॉड रखी हुई है, सपोज चाहे एक एंड फिक्स्ड है या दोनों फ्री है, मतलब एक एंड फ्री है दोनों फ्री है, और आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, तो क्योंकि लेंथ में चेंज हो पा रहा है, क्योंकि एक एंड फ्री है या दोनों एंड फ्री है, तो ऐसे में कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेस केवल तभी डेवलप होता है जबकि जितना लेंथ में चेंज होना चाहिए टेम्परेचर चेंज की वजह से उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये थियरी आपने पढ़ी हुई है, अपन इसको मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम इन पीवी डायग्राम। तो गाइस देखिए पीवी डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स का बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, और जो लोअर ट्राइंगल है उसमें वर्क पॉजिटिव हो रहा है और जो अपर ट्राइंगल है उसमें वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो यानी कि टोटल एरिया कैंसिल होकर वर्क जीरो हो जाएगा। तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे, सॉल्वेबल है। चार्ज पार्टिकल चार्ज Q enters a uniform magnetic field B, deflected distance D. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसवर्सली एंटर कर रहा है, तो हमें मालूम है कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो हमें सर्कल ट्रेस करके गिवन है, तो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें सर्कुलर पाथ शो कर रखा है। तो ऐसे हम
पार्टिकल जिस सर्कल में मूव करेगा उस सर्कल को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। यहाँ पार्टिकल के सर्कल का सेंटर है। ओके, सपोज पार्टिकल इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो, क्योंकि केवल इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड था, तो पार्टिकल ऐसे कर्व ट्रेस करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, तो ये हमें दे रखा है कि ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू डी है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू डी है। अच्छा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ऐसे में ये वाली ऊपर वाली लेंथ जो होगी दैट विल बी आर माइनस डी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, शेडेड ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। सो आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2dr प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। सो आर इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2d एंड दिस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, मोमेंटम बाई क्यू बी। सो मोमेंटम की वैल्यू आ रही है मेरी क्यू बी अपॉन 2 ए स्क्वायर बाई डी प्लस डी। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। 37, एन एयरप्लेन डाइविंग एट एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल रिलीजेज अ प्रोजेक्टाइल। तो इनर्शिया की वजह से प्रोजेक्टाइल को रिलीज करेंगे, वर्टिकल से 53 डिग्री है, ये भी ध्यान रखना है। तो वर्टिकल से 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को रिलीज किया तो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो प्लेन की वेलोसिटी के ही बराबर होगी। ये एंगल 53 डिग्री। तो स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में वाई एक्सिस है और 730 मीटर्स नीचे आना है। तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो 730 मीटर्स नीचे आ रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए डेल्टा वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो 730 यू वाई यू कॉस 30 यू कॉस 53, सो यू cos 53 is 3/5, time is 5 seconds plus half ay is 10 and t square 25। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारी u की जो वैल्यू आ रही है, u की वैल्यू हमारी आ रही है 605/3। इसको रीअरेंज करने पे 605/3 जो अप्रॉक्सीमेटली 202 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। Man of mass m climbs using an elevator. The elevator had an acceleration there and the man's apparent weight. तो man पे जब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन डाउन है। सो mg माइनस n इज ma या n इज mg माइनस a। सॉल्व करने पे आ जाएगा। या आपने डायरेक्टली लर्न कर रखा है कि g इफेक्टिव g माइनस a होगा यदि एक्सेलरेशन डाउन है, तो इसलिए अपेरेंट वेट mg माइनस a होगा। तो ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तीनों पेयर्स में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो सेम होगा। वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन सा पार्टिकल है विद इन द न्यूक्लियस, इन ऑल न्यूक्लियॉन्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स विल बी सेम। तो इसको अपन सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे, इजी क्वेश्चन कैटेगरी में। बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड दिस, फ्रीक्वेंसी दिस, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा को लिखेंगे 2πf इंटू ए। So 2 into 3.14 into frequency which is 15 into A which is 0.06. So 15 2s are 30 into 0.06 1.8. So 1.8 into 3.14. So this is 5 point something. तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि मैक्सिमम वेलोसिटी 5 point something दे रखी है, तो हमें एक्सेलरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 5.65 मीटर पर सेकेंड। तो ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में रखेंगे। Uniform electric field, uniform magnetic field exists. Electron is projected with velocity pointed in the same direction. तो guys इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन को जो हम लोगों ने लॉन्च किया है वो भी इसी तरफ किया है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, तो नॉट बी डिफ्लेक्टेड बट स्पीड विल डिक्रीज। तो ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा हमारा। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वेरीज विथ, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें मालूम है vt इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, इजी क्वेश्चन कैटेगरी में जाएगा।
What is the angle of incidence for an equilateral prism of rectangle is this, when the ray is parallel to the base. तो this is an important concept. जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन की पोजीशन में रखा हुआ होता है तो रे जो होती है वो बेस के पैरेलल होती है, और यदि रे बेस के पैरेलल होती है यदि प्रिज्म मिनिमम डिविएशन की पोजीशन में रखा हुआ है और प्रिज्म आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, तो ये एक्चुअली हमें ये इंप्लाई कर रहा है कि डिविएशन मिनिमम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वी कैन यूज द फॉर्मूला n इज साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2. So √3 is equal to sin 60 plus delta m by 2 अपॉन साइन 30 डिग्री. सॉल्व करने पे आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री. तो इजी क्वेश्चन कैटेगरी में जाएगा ये. Sphere of mass m, radius r, rolls on a horizontal plane without slipping. Now it rolls up vertically, maximum height. तो जस्ट रोल्स अप लिखा हुआ है तो हमें प्योर रोलिंग ही लेना होगा. तो प्योर रोलिंग लेना होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर विच इज़ 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर. दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये पूरा ग्रेविटेशन में कन्वर्ट हो रही है mgh. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 7u स्क्वायर बाय 10g आ जाएगा. या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं. इन अ PN जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल इज 10 वोल्ट. तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तभी हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा. सो दिस इज करेक्ट. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये भी इजी